साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज क्लास 12 देखेंगे और मैसूर और आंग्ल सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग युद्ध देखेंगे जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ है। और इससे पहले पार्ट 1 जो है देख लीजिएगा, क्लास नंबर 11, जिसमें आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध हम लोग पढ़े हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से होले होले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे ना फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आउ है ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, अंदरे अंदरे से दिक्कत करेगा। कहीं से क्वेश्चन आ गया तो साइड से पसीना निकलना चालू हो जाता है, एग्जाम रूम में बुखार लग जाएगा, वही जे एकदम फीवर आ जाएगा। इसलिए आराम से एक बार गहराई से पढ़ लीजिए ना। पूरा मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर लाल कलर का बटन होगा, दबा लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, ये आप लोगों से विनती है, इतना तो कर ही दीजिएगा। साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी, ई दाढ़ी एक कमाल कैले बा। साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी, ई दाढ़ी एक कमाल कैले बा। यूक्रेन में भइल मारा मारी, ई दाढ़ी एक कमाल कैले बा। यूक्रेन में भइल मारा मारी, ई दाढ़ी एक कमाल कैले बा। वाकई में देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज 11वां दिन हो गया और इस तरह से न जाने कितने दिन तक चलेगा। लेकिन जो इंडिया का स्थान है वो आप गर्व महसूस कर रहे होंगे। न जाने कितने डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए हमारे स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे और सुरक्षित केवल एक टैग है हमारा तिरंगा को देख करके, और उनको सुरक्षित लाया जा रहा है। कोई भी देश है सपोर्ट कर रहा है, ये तिरंगे की वजूद है प्रेजेंट टाइम में। तो आइए हम लोग अपने देश को सल्यूट करते हैं इस तरह से, और अपनी राष्ट्रीय भावना को बना के रखिए। ये नहीं, कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जरूरत पड़ने पर तिरंगे को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तस्वीर हमारे आपके व्हाट्सएप पर आता है जो देखने के बाद खून खौल जाता है। तिरंगे के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। वो भारत के लोग नहीं करते हैं, आपको भी मालूम है। भारत के जो भी हमारे सभी धर्म के लोग हैं तिरंगे को सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन पड़ोसी देश के लोग तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब फंसते हैं कहीं तो वही तिरंगा काम आता है। वही तिरंगा को लेने के लिए हमू लेम। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको सम्मान के नज़र से देखना चाहिए। केवल मुसीबत में ही तिरंगा को सम्मान करते हैं। मैं उस देश को बता रहा हूं और उस देश के लोगों को बता रहा हूं कि आप जो है तस्वीर इस तरह के तिरंगे के साथ डालते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। आइए हम लोग क्लास को चालू करते हैं और आज जो है हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड पढ़ेंगे। हाँ, कुछ मन में आता है तो हम भी बोल देते हैं। और हमारा ये भारत ही नहीं, ये मेरा दिल है। हम भारतीय हैं और ये हमारा दिल है, ये जान है। भारत माँ के हम सभी संतान हैं और उसी माँ के लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। चाहे जिस भी पद पर हम लोग जाएं या आप जाएं, निस्वार्थ भाव से, उसके लिए तो सेवा का मिलता ही है, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम लोग देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। और आपको भी हम कहेंगे, जहां भी आप जिस भी पद पर रहिए, भारत माता का तिरंगा को हमेशा ऊंचा और हमेशा फहराते रहना चाहिए। जय हिंद। आइए हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आपका जो है मैसूर है, मैसूर है यहां पर ना, यहां पर त्रवणकोर एक जगह है, त्रवणकोर, और यहीं पर आपका है कोचिन।
यहां पर है आपका गोवा, यहां पर है मराठा यानी कि पेशवा, ये मराठाओं का क्षेत्र है। ये आपका कर्नाटक है, उस समय कर्नाटक यहीं पर था। हैदराबाद में निजाम लोग रहते थे, ये जो क्षेत्र था। और यहाँ जो है आपका बंगाल का क्षेत्र है, कोलकाता। यहाँ पर आपका मद्रास है, यहाँ आपका पांडिचेरी, कोलकाता हो गया, ये अवध का क्षेत्र हो गया, ये दिल्ली का क्षेत्र हो गया, जो कि पूरी तरह से इतना ही में दिल्ली नहीं है, दिल्ली का तो पूरा, अरे औरंगजेब तक पूरा भारत जो था मुगलों का ही शासन था। वो बात अलग है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगता है और ये क्षेत्रीय शक्ति जो है स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित करने लगते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं होता क्या है। तो 1780 से 84 तक आपको सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है और इससे मात्र 1 साल पहले इसका शुरुआत जो होता है, यहां कोचीन के पास 2 द्वीप था। अंग्रेज जो था ये मालाबार तट पर मसाला, यहाँ जो केरल वर्तमान में केरल का क्षेत्र है, मालाबार यहां लिख देते हैं तट, ये मसालों के लिए जाना जाता है, आज भी मसालों के लिए जाना जाता है। तो मसाला का व्यापार करने के लिए जो बंगाल में यहां पर पैठ जमाए हुए थे अंग्रेज, ये चाहते थे कि हमारा व्यापार यहाँ मैसूर में हो जाता, मसालों का क्षेत्र में हो जाता, मालाबार तट हमारे अधिकार में हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि यहाँ पर माहे जो था, यहाँ पर फ्रांसीसियों का था माहे, फ्रांसीसी लोग यहाँ रहते थे माहे में। पांडिचेरी में आप जानिए रहे हैं, मद्रास में अंग्रेज रह रहे थे, जानिए रहे हैं, यहां भी फ्रांसीसी रहते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि यहां पर मैसूर को अपने कब्जे में लेने के लिए सबसे पहले त्रावणकोर जो है इसका ही अधीन में आता था, ये यहाँ का जो शासक था इसके अधीन में रहता था। इसको कहा कि त्रावणकोर के तुम जो है कि ये जो 2 द्वीप है यहाँ कोचीन के बगल में, उसे तुम खरीद लो। और त्रावणकोर के राजा जो रहता है दोनों द्वीप को खरीदता है और यहाँ पर वर्तमान में हैदर अली रहता है, मैसूर में हैदर अली। ये जो समय है 1779 का। तो त्रावणकोर के राजा ये 2 द्वीप खरीदता है और ये क्षेत्र पूरी तरह से मैसूर के अंतर्गत आता है और हैदर अली से बिना पूछते हुए ये खरीद रहा था। तो हैदर अली को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। आप चाहिएगा कि जो आपके अधीन में क्षेत्र है बिना आपके परमिशन से कोई तीसर बेच दे, नहीं ना, वही चीज होता है। हैदर अली विरोध करता है और विरोध करता है इस चीज का, शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। तो 1780 में चालू होता है। अंग्रेज क्या करते हैं कि युद्ध करने के तो मूड में थे, क्योंकि पिछला जो प्रथम युद्ध हुआ है उसमें कोई निर्णायक परिणाम नहीं हुआ। जो भी ये लोग मैसूर ही क्षेत्र जीता था वापस लौटा देता है। ये लोग चाह रहे थे कि नहीं, हमारा कब्जा हो मैसूर पर, एक तरह से हमारा दबदबा हो, वहां पर व्यापार हमारा डेवलप करे, इसलिए जो है कि फिर कोशिश करते हैं। तो उसी समय मराठा और अंग्रेज के बीच में एक युद्ध चल रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध।
चल रहा था। तो हैदर अली जाता है मराठा से, कहता है कि आप हमको सपोर्ट करिए, यहां पर अंग्रेजों को हम कुछ समझाते हैं। मराठा को समझ में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, ये तो हमारे से युद्ध हो ही रहा है, चलिए इधर से भी हम कुछ सैनिकों विदा करके और इधर भी अंग्रेजों को जो मद्रास वगैरह में रह रहे हैं इन लोग पर भी कुछ लगाया जाए। क्या चीज? हमको जब अंग्रेज से लड़ना है तो हम कलकत्ता से लड़ें चाहे मद्रास से लड़ें, हमको लड़ना है। इसलिए मराठा ने क्या किया, हैदर अली को सपोर्ट कर दिया। और जहां मराठा सपोर्ट करते थे तो निजाम भी करते थे, निजामों ने भी सपोर्ट किया। लेकिन याद रखिएगा, निजाम सपोर्ट जरूर करते थे लेकिन बीच युद्ध में भाग जाते थे। देखिएगा यहां भी क्या होगा। तो यहां पर एक जो है गुट बना, मैसूर प्लस मराठा और निजाम। ये गुट में वर्सेस आपका हो जाता है अंग्रेज। और अंग्रेज के उस समय जो अधिकारी रहता है कर्नल वेली जो है वो मद्रास में था। युद्ध चालू हो जाता है और युद्ध में होता क्या है, बहुत 2 साल तक 80 से 82 तक देखिएगा कि पूरी से पूरी दबदबा रहता है मैसूर का अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों के ऊपर दबदबा रहता है, यानी कि कर्नल वेली के नेतृत्व में जो सेना थी वो पराजित हो रही थी। क्या हो रही थी? पराजित। तुरंते कोलकाता से आयरकूट को भेजा जाता है, एक बहुत बड़ा सैनिक के दल लेकर के जनरल आयरकूट आता है कोलकाता से। अब कौन आ गया? ये पराजित होने लगता है तो अधिकारी आयरकूट आता है और यह देखता है कि मराठा भी मैसूर संग मिला हुआ है, निजाम भी मिला हुआ है। इस तिगड़ी जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो है अंग्रेजों का कुछ बन पाएगा। इसलिए आयरकूट के कहने पर मराठाओं के साथ क्या कर लिया जाता है? संधि कर लिया जाता है। कहां पर? ये जो पहले से चल रहा था आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा था अंग्रेज और मराठा के बीच, यहां एक साल बाई की संधि कर ली जाती है। साल बाई की संधि हो जाती है जिसके तहत मराठा को अपने अंग्रेज को सपोर्ट करना होता है। संधि में ऐसा होता है जिसके कारण मराठा साल बाई के संधि के तहत यहां से अपना सैनिकों को क्या कर लेते हैं? बुलवा लेते हैं और अंग्रेजों को सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे ही मराठा सपोर्ट करने लगे, साल बाई की संधि जो हुआ है 1862 में हुआ है, सॉरी 1762 में हुआ है। 1762 में साल बाई की संधि। मराठा क्या करते हैं? अंग्रेजों के पक्ष में जाके मिल जाते हैं। तो हाई तो देखता है बस वही निजाम जो रहता है कि केने जीता तो वो नहीं जाके हम मिलेंगे, तो देखला कि मराठा चल गया तो अंग्रेज बड़ियार हो जाएगा, तो इहो लोग अपना मने जाके अंग्रेज से मिल जाता है। यानी कि मराठा गए तो ये तो पिछलगुआ बन के चले गए। यानी कि बीच लड़ाई में 1782 में ये दोनों चले जाते हैं। मैसूर का जो शासक हैदर अली था बहुत ही काफी मजबूती से लड़ रहा था और साहस का परिचय देते हुए पोर्टनुआ में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसा ही ये दोनों युद्ध के मैदान में धोखा देके और चले जाते हैं, अंग्रेजों की तरफ मिल जाते हैं, तो पोर्टनुआ एक जगह है यहां पर, पोर्टनुआ में क्या हो जाता है? हैदर अली की हार हो जाती है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। पोर्टनुआ में मृत्यु हो जाती है 1782 में। किसकी? हैदर अली की। लेकिन
हैदर अली की मृत्यु के बाद जो शासक, इनका पुत्र जो है टीपू सुल्तान, साहस का परिचय देते हुए टीपू सुल्तान क्या करता है, सैनिकों का नेतृत्व करता है और साहस से लड़ाई को जारी रखता है। टीपू सुल्तान तो अभी नया नया शासक बनने था, लेकिन इसका उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण यह चाहता था कि अब जो है संधि हो जाती तो अच्छा होता। तब तक संयोग से 1783 में आयरकुट की भी मृत्यु हो जाती है। 1783 में आयरकुट की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अंग्रेज भी चाह रहे थे कि अब संधि हो जाता तो अच्छा होता। 4-4 साल तक युद्ध चलता है जी, माथा न पगला जाएगा। वही जाकर के संधि होती है, जिसे मैंगलोर की संधि, मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है, और ये आपका 1784 में होता है। किसके किसके बीच? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, जिसके तहत बहुत सारे क्षेत्र जो है एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाते हैं, यानी कि कोई परिणाम नहीं हुआ। दोनों टूट चुका था, अंग्रेज भी टूट चुके थे, यहाँ टीपू सुल्तान भी टूट चुका था। इसलिए जो भी विजित क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाते हैं, यानी कोई निर्णायक परिणाम यहाँ भी नहीं निकलता है। सेकंड में मंगलौर की जो संधि होती है, मंगलौर का जो संधि होती है 1784 में होती है, और इसके तहत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड युद्ध। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सेकेंड युद्ध में कौन गवर्नर थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और थर्ड युद्ध जो होगा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय तो कॉर्नवालिस। फोर्थ में वेलेजली। कर्नाटक का थर्ड युद्ध जो है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 90 से 92 तक हुआ है। और इसमें याद रहना है कि 92 में आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, टीपू सुल्तान ने किया है। लेकिन टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था, काफी दूरदृष्टि रखता था। जैसे देखिएगा, कुछ चीज याद कर लीजिए टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जो था 1796 में नौ सेना का गठन किया, यानी समुद्र के किनारे है ये था। ये समुद्री सेना का गठन करता है और एक बहुत ही विशाल सेना समुद्री बनाता है। 1796 में नौ सेना का गठन करता है। इसके लिए जैसे देख रहा था कि अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, फ्रांसीसी डच कंपनियां यहाँ भारत में आके व्यापार कर रही है, हम तो भारतीय हैं, हमको भी व्यापार करना चाहिए। क्या हमारा जो भी वस्तुएं हैं, अन्य देश, फ्रांस हो गया या यूरोप के और भी देश हैं, वर्मा देश है, ये सब क्या हमारा वस्तु हमसे नहीं खरीदेंगे? क्या व्यापारी के रूप में यूरोपीय ही व्यापारी जो है कि कर सकते हैं? इसलिए एक कंपनी की स्थापना करता है। टीपू सुल्तान जो था काफी दूरदृष्टि रखता था। ये व्यापारिक कंपनी की स्थापना, और जैसे ही व्यापार के क्षेत्र में उतरा तो अन्य देशों से भी क्या करेगा? अपना संबंध अच्छा रखेगा। इसके लिए यह फ्रांस, वर्मा, यूरोप के अन्य देशों से क्या करता है? अपना संबंध बनाता है। कहा जाता है कि यह नेपोलियन से काफी प्रभावित था। नेपोलियन से प्रभावित था। यह फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। जैकोबिन
कोबिन क्लब का सदस्य अपने आप को नागरिक टीपू घोषित किया था। टीपू घोषित किया। स्वतंत्रता का कहा जाता है कि वृक्ष लगवाया था मैसूर में। इसके अलावा पुस्तकालय कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर जो है जारी किया था, यानी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य एक श्रृंगेरी मंदिर बनवाए थे दक्षिण भारत में, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। श्रृंगेरी मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनवाया था। आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी मंदिर बनवाए थे ना, उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, कैलेंडर जारी किया था। पुस्तकालय में इसका अरबी, फारसी, उर्दू, अन्य तरह की पुस्तकें अनुवाद की जाती थी, रखी हुई रहती थी। यानी कि यह देखा जाए तो एक तरह से सामरिक दृष्टिकोण से काफी योग्य और दूरदर्शी सोच रखने वाला सुल्तान था। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसका एक ऐसा कथन था कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से कहीं अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जीना। ये कथन टीपू सुल्तान का है। 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से कहीं अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी लेना। याद आया ना, टीपू सुल्तान कहले था। तो इस तरह से याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान के पास 1796 में नौसेना का गठन भी किया था, पुस्तकालय कैलेंडर भी था। यह धार्मिक सोच रखने वाला था, जिसके चलते मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया। नेपोलियन से भी इसका संपर्क था और यूरोपीय तरीके से अपने सैनिकों का गठन कर रहा था। इसके पास भी बंदूक वगैरह जो भी है, आधुनिक हथियार वगैरह का भी डेवलप करा रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि थर्ड जो युद्ध हुआ 1790 से 92 तक कैसे हो गया। लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हैदर अली जो है कूटनीति के साथ साथ काफी षड्यंत्रकारी जो था, वो हमेशा अंग्रेजों से लड़ने के लिए चाहता था कि मराठा और निजाम हमारा साथ में रहे तो हमको सपोर्ट रहेगा, और मिला भी लेता था। वो बात अलग है कि निजाम बाद में छोड़ के चले जाते थे। जब आपको कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा तो देखिएगा, मैसूर यहां पर आपका है और अंग्रेज यहां पर है। अंग्रेज जो है यहां पर है, बंगाल में बैठे हुए। तो मराठा यहां है और निजाम यहां है। तो अंग्रेज जो है इस समय कर्नवालिस रहता है और क्या करता है कि मराठा को सालबाई की संधि के तहत इसे सपोर्ट करना ही था। सालबाई की संधि में ही कहा गया था 1782 में कि आपको अंग्रेजों की मदद करनी है, तो जिसके चलते मराठा इसके साथ थे। तो निजाम भी देख रहे थे कि ये हमेशा देखता था कि जो बढ़िया रहे उसी की तरफ सट जाना। तो निजाम भी क्या करता है, मिल जाता है अंग्रेजों से, और ये तीनों मिलता है। कहता है कि जो भी क्षेत्र हम लोग जीतेंगे, अंग्रेज बोलते हैं कि जो भी हम क्षेत्र मैसूर पर युद्ध करने के बाद हम लोग जीतेंगे, वो पूरी तरह से आपस में हम लोग बांटेंगे बराबर बराबर। ऐसा होता है। और तीनों मन बना करके पूरी तरह से मिजाज से क्या करते हैं, 1790 में हमला बोल देते हैं। और ऐसे युद्ध का इसके पास सोचा भी नहीं था सपनों में भी कि हमारे पास इतना बड़ा एक हमला हो जाएगा। जो अभी तो नया नया शासक ही बना था, अपने आप को धीरे धीरे पांव को जमा ही रहा था,
इतनी बड़ी आशंका नहीं थी कि युद्ध हो जाएगा और बगल में जो क्षेत्रीय शासक निजाम, मराठा, अंग्रेज सब हम पर टूट पड़ेंगे। कल्पना तक नहीं किया था, लेकिन होता है और भीषण हार होती है। यहाँ टीपू सुल्तान जो है बुरी तरह से पराजित हो जाता है। मैसूर में कौन? टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? पराजय। देखिएगा तो पहला और दूसरा जो युद्ध हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें संधि और कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलता है। जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस दे देते हैं, लेकिन यहां पर इसकी हार हो जाती है टीपू सुल्तान की, और यहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ता है। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होता है। जो भी यहां माहे था पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। पुडुचेरी, यहां पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और कहा जाता है लगभग मैसूर का आधा क्षेत्र ये लोग जो है कि जीत लिया था। इस तरह से देखिएगा, ये वाला आधा क्षेत्र मैसूर का जीत लिया था। तृतीय युद्ध में मजबूर था टीपू सुल्तान, तो संधि कर लिया और ये लोग ले लेते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि जो वादा हुआ था अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच कि हम लोग जीते हुए क्षेत्र को आपस में बांट लेंगे, वहां पर होता क्या है? कॉर्नवालिस कहता है कि इस युद्ध में अपने दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर दिया और अपने दोस्त को उतना मजबूत भी नहीं होने दिया। कॉर्नवालिस कहता है कि कर्नाटक, ये जो आंग्ल मैसूर थर्ड युद्ध हुआ है, उसमें हम अपने दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर दिया और दोस्त को उतना मजबूत भी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इनको भी तो एक समय अभी अपने अंदर में लेना है, क्योंकि ये थे किसी के नहीं और होंगे भी किसी के नहीं। इतना जान लीजिए, अंग्रेज थे किसी के नहीं और होंगे भी किसी के नहीं। इसीलिए क्या करते हैं आप देखिए, अंग्रेज जो हैं श्रीरंगपट्टनम के संधि में सबसे पहले मालाबार का तट जो उन लोग को दिखाई दे रहा मसालों के लिए, वो ले लेते हैं, मालाबार क्षेत्र। उसके बाद डिंडीगुल। डिंडीगुल क्या है? तो शस्त्रागार है। हैदर अली डिंडीगुल में एक जो है शस्त्रागार बनाया हुआ है, शस्त्रागार को क्या कर लेता है? ये लोग ले लेता है। और बारामहल क्षेत्र काफी ही सामरिक दृष्टिकोण से अच्छा था, इसको भी ये लोग ले लेता है। माहे और पुडुचेरी फ्रांसीसी रहते थे, ये इसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। इसके अलावा क्षेत्रों के अलावा 3 करोड़ का हर्जाना ठोकता है। 3 करोड़ का हर्जाना। अब कहिएगा कहां से टीपू सुल्तान देगा? जहां से भी देवे। कर्नाटक, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है और थर्ड हुआ, 3 गो हो गया। तीनों का एक हाली वसूल लेता है जोड़ जाड़ के 3 करोड़ हर्जाना। ना देव तुहे ना देवला। टीपू सुल्तान के 2 लड़कों को बंधक बना लिया था। कहा जाता है कि 2 लड़कों को बंधक बना लिया था। जब पैसा देब तो छोड़ब, गिरवी के रूप में रख लिया था। अब तो कहीं ना कहीं से टीपू सुल्तान को देना ही था और देता भी है। मजबूर आदमी क्या नहीं करता, वही बात था। तो मालाबार क्षेत्र, डिंडीगुल का क्षेत्र और बारामहल का क्षेत्र भी दे देता है अंग्रेजों को। 3 करोड़ हर्जाना भी दे देता है।
तब जाके इनके लड़के छूटते हैं। अब कहिए कि दोनों जना के काम मिलल, निजाम और मराठा के, तो दोस्तों को उतना मजबूत भी नहीं किया और दुश्मन को नस्ते नाबूद करके रख दिया। हाँ, इन लोग को क्षेत्र मिलता है तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी यहां बना दे रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के ऊपर में जो क्षेत्र था मैसूर का, उसे दे दिया मराठाओं को। तुंगभद्रा नदी के उत्तर में जो भी क्षेत्र था उसे किसे दे दिया? मराठाओं को दे दिया। और निजामों को कौन सा क्षेत्र दे दिया? तो यहाँ पर देखिएगा कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। और एगो पेन्नार नदी है। तो कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के जो दोआब है बीच में, उसे निजामों को दे दिया। और यह ऐसा क्षेत्र था दोनों कि आपस में हमेशा मराठा और निजाम उसके लिए लड़ते थे और आगे भी दोनों लड़ते रहेंगे। समझ में आ गया ना? जो निछुका बढ़िया बढ़िया माल है वो अपने अंग्रेज ले लिया, लड़ाई करने के लिए दोनों को दे दिया कि दोनों अपने में बंदरबांट करते रहो, लड़ते रहना, जरूरत होगा तो हम आएंगे फिर दबाएंगे। आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध 1799 में होता है। चौथा जो हुआ है 1799 में हुआ है। फिर जो है आक्रमण करता है, फिर मिला लेता है। मिला कैसे लेता है तो जरा देखिए। इस समय गवर्नर के रूप में वेलेजली रहता है। वेलेजली जो है गवर्नर के रूप में आया था, तब पाहुर में एगो चीज लेके आया था जो उसे सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि क्या था जरा समझ लिया जाए। आएगा क्वेश्चन कि सहायक संधि को भारत में किसने लाया या लागू किया? तो वेलेजली। सहायक संधि रामायण में कभी आप देखे होइएगा कि अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था और घोड़ा छोड़ा जा रहा था, जैसे राम जी भी छोड़े हुए थे। अगल बगल गांव में, क्षेत्रों में राजाओं के यहाँ घोड़ा जाता है घूमते घूमते, उसके साथ कुछ सैनिक भी रहते हैं, और जो उस घोड़े को पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध होता है। और जो उस घोड़े को, जिस राज्य में जाता है, वो घोड़े को नहीं पकड़ा जाता है तो समझा जाता है कि राम जी के क्या है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अधीन में माना जाता था कि वो शासक जो है महाराज के अधीन में है। और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता था वो घोड़ा को पकड़ लेता था और उसके बाद युद्ध होता था। तो लव और कुश ने क्या किया था? घोड़ा को पकड़ लिया था और युद्ध चालू हुआ था। रामायण की बात हुई। उसी तरह से ये सहायक संधि था। सहायक संधि में कहा गया था, अंग्रेज बोल रहा था कि अब मैं उतना बढ़िया भारत में अपनी राजनीतिक करियर जो है कर लिए हैं, सेना के रूप में सारी चीज में, क्षेत्र का विस्तार इतना काफी हमारा हो गया है कि हम बार बार युद्ध लड़ते रहें, फिर जीते, फिर संधि करें, ये अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सहायक संधि जो है राजाओं के साथ हम लोग रखेंगे, और जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेगा वो हमारी अधीनता को स्वीकार कर रहा है, जो नहीं करेगा उसके साथ हम लोग लड़ाई करेंगे। होता क्या था सहायक संधि में कि राजा का जो अपनी सेना थी उसे भंग करना था, अपनी सेना को भंग करना था, और अंग्रेजी सेना जो है इन्हें सपोर्ट करेंगे, जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी सेना मदद करेगी। और एक रेजिडेंट राजा के दरबार में रखा जाता था जो कि सारे विदेशी मामले, या मान के चलिए कि युद्ध से संबंधित मामले हो, रक्षा मामले हो, सारा जो है कि रेजिडेंट के जी में रहता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से लोगों को पूरी तरह से राजनीतिक करियर ही समाप्त किया जा रहा था राजाओं का।
अब राजा के पास सैनिक नहीं रहेगा तो फिर राजा का महत्व क्या रह गया। बौना किया जा रहा था राजा लोग को सहायक संधि के द्वारा, यानी अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में रखे जाते थे। और सबसे पहला जो राज है सहायक संधि जो वेलेज़ली लाया था, सबसे पहला राज है हैदराबाद का निजाम, जिन्होंने स्वीकार किया 1798 में। क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकारा, तो निजामों ने। या लिख दीजिएगा हैदराबाद के शासक जो थे उन्होंने क्या किया, 1798 में सहायक संधि को स्वीकारा, हस्ताक्षर किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। वही सहायक संधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अबर दुबर समझ के भेजा वेलेज़ली ने 1799 में। मैसूर यहाँ आपका है, यहाँ पर टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के पास भेजा कि ये तो श्रीरंगपट्टनम के संधि में पूरी तरह से इसका राजनीतिक करियर समाप्त कर दिए हैं। 1799 में इसके पास भेजा, लेकिन इसने क्या किया, बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैं घोड़ा को पकड़ता हूँ और युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यानी सहायक संधि को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। तो फिर वही होता है, युद्ध होता है। तो 1799 में वही आपको अंग्रेज और मैसूर के बीच चौथा जो है युद्ध हुआ है। और इसमें देखिएगा तो मराठा तो सालबाई की संधि से अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। अंग्रेज जो यहाँ कोलकाता में बैठे हैं सालबाई की संधि से मदद कर रहे थे। सहायक संधि होने के कारण 1798 में अब इनका भी जो है राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है, ये भी अंग्रेजों के अधीन में है। तो दोनों तो मराठा और निजाम अंग्रेजों के हो गए। और फिर क्या किया, यहाँ पर मैसूर पर हमला करता है 1799 में, और पूरी तरह से युद्ध के मैदान में ही टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसीलिए कहता है कि 100 दिन गिदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी लेना। यह टीपू सुल्तान का कथन है। 1799 में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु होने के बाद पूरा मैसूर पर अपना अंग्रेज जो है कब्जा जमा लेता है। कैसे, बरियारी नहीं, लीगल रूप से। याद कीजिए, ये जो हैदर अली या टीपू सुल्तान किस वंश से थे, अडियार वंश के थे। पढ़ाए हैं आपको, अडियार वंश से थे। अडियार वंश का ही एक नबोज बालक रहता है, उसको गद्दी पर बैठा देता है। ये लोग कहता है कि ये वंशज है, अडियार वंश का ये जो छोटा बालक है यही क्या है, शासक बनेगा। और वहां पर उस बालक को शासक बना करके और सहायक संधि पर क्या करता है, ये लोग लीगल रूप से स्वीकार करवा लेता है। तो बालक को क्या समझ में आएगा, हस्ताक्षर कर दिया, सहायक संधि हो गया। इस तरह से मैसूर पर अंग्रेजों का क्या हो गया, झंडा लहर गया। इसी तरह से यहाँ मैसूर को ही नहीं, मराठा को भी खत्म करेगा। सारा अवध वगैरह जो भी है सबको अंग्रेज जो है छोड़ता तो किसी को नहीं है। और एक समय आएगा जो पूरी तरह से भारत क्षेत्र जो है अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मंथ में क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग मेडिवल और एंशिएंट भी पढ़ेंगे। तो सारा हिस्ट्री आपको जितने भी पैड क्लास है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं जाइएगा कोचिंग में, फीस दीजिएगा, यहाँ पर एक बार रगड़ के पढ़ लीजिए, तहस से नहस हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन फोड़ फोड़ के आइएगा एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बीपीएससी का भी देख लीजिए, फिर आया तत्काल में
वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है। तो भाई मेरे, जिसको नौकरी लेना है लग जाओ, बाहर की दुनिया से मतलब रखो उतना ही भर, अपना नाता कुछ दिन के लिए किताब से और सिलेबस से रख लीजिए, नौकरी तो होइबे करेगा। होगा नहीं तो किसका होगा बताइए, आप ही बताइए किसका होगा। जो रोड पर चाय के दुकान पर बैठ के इसे पेपर उघाड़ के पढ़ रहा है इस तरह से, रामगढ़ में जाओ, बसंती के पीछे पिस्तौल नचाया, फिर दिन 5 मिनट तक उसी में समय बर्बाद करेगा। तो जो चाय के दुकान पर बैठा है उसका नौकरी होगा, किसका होगा? पढ़ने वाला का ही ना होगा जी। तो आप दिल लगा के कुछ दिन के लिए सारा जो है सिलेबस में पैड कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ने जाइए, पटना में जाइए, इलाहाबाद जाइए, दिल्ली जाइए, मुखर्जी नगर में, मोटा फीस भी लगेगा और मेहनत तो करना ही है। बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। अरे ये तो यूट्यूब और ये सब जो है कि आ गया है कि जो आपके कमरे तक, आपके पॉकेट तक ये पूरी तरह से सिलेबस जा रहा है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाऊंगा। जो भी है आप दिल लगा के पढ़िए, जरूरतमंद लोग हैं उन तक मेरा वीडियो को शेयर करिए, इतना तो करिए हेल्प। सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो जरूरतमंद वास्तविक में जो पढ़ना चाहता है, लोग पढ़ाई का भूख है उसके अंदर कि नहीं कहीं से हमको कुछ मिल जाता, कहीं से हमको सारा नोट्स मिल जाता। मार्केट में नोट्स उपलब्ध है, लेकिन हर आदमी को पढ़ाने का टेक्निक अलग अलग है। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो दिमागे में घुस जाएगा, ऊपर ऊपर कभी नहीं पढ़ाएंगे, इतना आपको बता देते हैं। मैं न ट्रिक आपको बताऊंगा ना ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक चपरासी क्लर्क से लेकर के ऊपर लेवल बीपीएससी यूपीएससी जो भी अधिकारी रैंक का जॉब होता है वहां तक भी आप जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा, तोड़ फोड़ के क्वेश्चन आइएगा। मैं इतना आपको क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट को। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, मेरे को शेयर करिए वीडियो को। आपके पास तो पढ़ाई लिखाई के से संबंधित ग्रुप होगा, उसमें शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मेरा दिल टूट जाता है। तो इतना ही कह के आज का सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।